हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए जीके का सेक्शन, और यहाँ पर पढ़ने वाले सेट नंबर 2। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 25 प्लस क्वेश्चन लिया है और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है यहाँ पर हमने नियर अबाउट जो है 75 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए हर एक क्वेश्चन का हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं हम इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। पहला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में स्थित है। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यूनिसेफ जो होता है ये इसकी स्थापना जो है कब हुई थी। तो यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर जो है 1946 को, यानी 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें यूनिसेफ के फुल फॉर्म की, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है। ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है। अब बात करें यहाँ पर यूनिसेफ से और क्वेश्चन बनता है, जैसे यूनिसेफ को जो है नोबेल का शांति पुरस्कार कब दिया गया था। तो यूनिसेफ को जो है नोबेल का शांति पुरस्कार जो है 1965 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1965 में। अब बात करें यूनिसेफ के जो कौन से देश सदस्य हैं, तो यूनिसेफ के जो है वर्तमान में 191 देश सदस्य हैं। कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर? यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनेस्को का मुख्यालय जो कि फ्रांस और पेरिस में है। ठीक है, कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को कवर करेंगे कि 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो यह जो है सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस जो है भाषा की महान विदुषी थी। तो पंडिता रमाबाई सरस्वती जो है किस महान भाषा की विदुषी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की। ठीक है, यानी पंडिता रमाबाई सरस्वती जो है किस भाषा की महान विदुषी थी, तो यह संस्कृत की थी। देखिए, विद्वान जो होता है, विद्वान आपका जो होता है पुल्लिंग होता है, और इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी होता है। ठीक है, तो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में आपको हिंदी भी आपसे पूछी जाने वाली है, तो वहाँ से लिंग वचन कारक से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष होता है। ठीक है, कितना होता है? 2 वर्ष होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएन की। ठीक है, तो यूएन में जो सुरक्षा परिषद की दृष्टि से देखा जाए इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्या है? इसके अस्थायी सदस्य होते हैं, और दूसरा जो होते हैं ये अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं अस्थायी सदस्यों की संख्या। तो कई बार पूछा है, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या जो होती है 10 होती है, और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो कई बार ऐसा पूछा है प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है कितने टोटल देश सदस्य हैं। तो टोटल जो है 15 देश सदस्य हैं। ठीक है, जिनमें से आपके 10 अस्थायी हैं और 5 जो है अस्थायी हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न बना यहाँ पर कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी देशों की संख्या 5 है। तो हर बार यहाँ से प्रश्न बनता है कि उन देशों की संख्या कौन कौन सी याद रहेगा, तभी आप बता सकते हैं। क्योंकि यह प्रश्न ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, रूस का फेस। क्या है ट्रिक? रूस का फेस। देखिए कैसे याद करेंगे, रूस का फेस, FACE। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से आपका एक नंबर यह फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, रूस से हमारा कवर हो गया रूस, F से हमारा कवर हो गया फ्रांस, A से हमारा कवर हो गया अमेरिका, एंड C से कवर हो गया चाइना, एंड E से आपका कवर हो गया आपका इंग्लैंड। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5
अस्थाई सदस्य हैं तो वह कौन कौन से हैं, तो रूस का फेस आप याद रखिएगा, ट्रिक एकदम आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो पहला है रूस, दूसरा है फ्रांस, और तीसरा है अमेरिका, और थर्ड है चाइना, एंड फिफ्थ है आपका इंग्लैंड, जिसको ब्रिटेन कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। तो वर्तमान में जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल जो है 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता कि संविधान सभा में जो है जो कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं सम्मिलित थी, अगर मूल संविधान में पूछता तो वहाँ पर 14 भाषाएं हो जाती, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में याद रखिएगा, अगर पूछता कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी तो उसके बाद वहाँ पर 14 हो जाएगा, अगर वर्तमान में पूछे तो उसके बाद यहाँ पर 22 भाषाएं हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है किस वर्ष में पूरा हुआ था। तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण जो है किस वर्ष पूरा हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1656 ईस्वी में। देखिए दिल्ली की जामा मस्जिद हो या दिल्ली हो, ठीक है, दिल्ली सल्तनत से जो है हर बार प्रश्न बना है, चाहे बोरिंग टेक्नीशियन हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से हर बार प्रश्न बनता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो जामा मस्जिद है यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। पूछता है कई बार प्रश्न कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो है जामा मस्जिद है। और दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वह किसके द्वारा बनवाया गया था, तो दिल्ली में जामा मस्जिद जो है या शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। तो एक ट्रिक है, सारे जाम शाहजहाँ के नाम, क्योंकि आगरा में भी आपकी जामा मस्जिद है और उसके बाद दिल्ली में भी, तो यहाँ पर जो है आपका जामा मस्जिद जो है शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, सारे जाम शाहजहाँ के नाम, यानी जामा मस्जिद आगरा में भी जो है और दिल्ली में दोनों जो है शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। तभी एक ट्रिक है, सारे जाम शाहजहाँ के नाम, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक दिल्ली से कई प्रश्न बनते हैं, जैसे दिल्ली से एक प्रश्न बनता है कि जामा मस्जिद, दीवाने खास या रंग महल ये सब कहाँ स्थित है। ये सब जामा मस्जिद एक ही, यानी ये सब दिल्ली में ही स्थित हैं, ठीक है, या शाहजहाँ के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था। और बात करें, एक क्वेश्चन और बनता है कि दिल्ली में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो दिल्ली में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण जो है औरंगजेब के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब की गई थी, यह 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आरबीआई से बहुत ही क्वेश्चन बनता है जिसको हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आरबीआई जो है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। अब देखिए बात करें इस किस एक्ट के तहत इसका स्थापना किया गया था। तो आरबीआई की स्थापना जो है आरबीआई एक्ट 1934 यानी 1934 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। यह क्वेश्चन कई बार बना है। और किस एक्ट के तहत की गई थी, तो 1934 एक्ट के तहत की गई थी। और आरबीआई जो होता है भारत का सबसे बड़ा बैंक, यानी बैंकों का बैंक है, ठीक है। और बात करें यहाँ पर जैसे आरबीआई से और क्या क्वेश्चन बनता है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थित है। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि आरबीआई के पहले विदेशी गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के पहले विदेशी गवर्नर जो है श्री ऑसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे, ऑसबोर्न स्मिथ थे। अगर पूछता है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर की बात करें, तो भारतीय गवर्नर जो है ये कौन थे, इंडियन, सी डी देशमुख थे। कौन थे, सी डी देशमुख। तो 3-4 पॉइंट इसको याद रखिएगा, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछता है। और वर्तमान में भारत के गवर्नर कौन है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। कौन है, शक्तिकांत दास। तो 4 पॉइंट याद रखिए कौन कौन से। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। और उसके बाद इसके पहले गवर्नर कौन थे, विदेशी गवर्नर, तो श्री ऑसबोर्न स्मिथ थे। और बात करें यहाँ पर अगर पूछे कि भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सी डी देशमुख। अगर वर्तमान में इस समय कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, तो शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का लिंगानुपात क्या था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का लिंगानुपात जो है 943 था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि 2011 की जनगणना में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वह जो है केरल है। कौन सा है, केरल है, ठीक है। और 2011 की जो जनगणना हुई थी वह भारत की 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी, 15वीं जनगणना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम की धारा
3 के माध्यम से जो है संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को जो है किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1965 में लागू किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी जिसको कहते हैं इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार जो है भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की जो कुल लंबाई है कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो यहाँ पर 14,500 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 14,500 किलोमीटर। देखिए आपका सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है क्योंकि यह जलमार्ग से रिलेटेड है। ठीक है, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार जो है नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की टोटल लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह जो है नोएडा में है। कहाँ पर है? नोएडा में है। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है। जो सबसे पहले बताएगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे। ठीक है, नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है स्टेप बाय स्टेप करके आप बताइएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बता देंगे। अगला क्वेश्चन है कि सांभर झील जो है कहाँ पर स्थित है? तो सांभर झील जो है आपके राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको हम कवर कर देते हैं। तो देखिए झील से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे नमकीन झील या सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है। कौन सी है? सांभर झील है। ठीक है, अगर पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो कि बुलर झील है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपकी गोविंद बल्लभ पंत झील है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है। और एक क्वेश्चन बनता है कि लोनार झील कहाँ पर स्थित है? तो लोनार झील आपके महाराष्ट्र में स्थित है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम यह जो है 10 से 15 बार रिपीट हुआ है। तो लोनार झील कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और राजसमंद एक झील है, राजसमंद पूछता है, तो राजसमंद झील कहाँ पर स्थित है? राजसमंद झील जो है आपके राजस्थान में है। ठीक है, यानी राजस्थान में आपका सांभर झील भी स्थित है और आपका राजसमंद झील भी स्थित है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है कि अष्टमुदी झील कहाँ पर स्थित है? तो अष्टमुदी झील जो आपके केरल में स्थित है। ठीक है, अष्टमुदी झील कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी। ठीक है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक जो है आपके रामचंद्र गुहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, इंडिया आफ्टर गांधी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको एबीटी में जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ से पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा है। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी जो है स्थित यानी फतेहपुर सीकरी में स्थित जो है बुलंद दरवाज़ा जो है अकबर के द्वारा जो है किसके विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसको हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर ने अपने जो स्थापत्य कला के निर्माण के लिए जो है एक बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये पूछता है दूसरे टाइप से कि बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 2 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से जो है 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? तो यहाँ पे सूरत में की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत की पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसको माना जाता है? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ से 3-4 प्रश्न बनता है। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि
सबसे पहला प्रश्न बनता है कि 1970 में जो है फ्लड ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। तो प्रश्न यहाँ से बन जाता है ऐसे कि 1970 में किसकी शुरुआत की गई थी, किस ऑपरेशन की, तो फ्लड ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। तो फ्लड ऑपरेशन का संबंध भी पूछता है किससे है, तो श्वेत क्रांति से है। ठीक है। और यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन जो है भारत में जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपके करनाल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, करनाल में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि फसलों के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए जो है कौन सा अनुशंसा करता है, कौन सा निकाय अनुशंसा करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CACP। ठीक है, यानी CACP के द्वारा जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो है अनुशंसा की जाती है, यानी फसलों के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि CACP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CACP का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस होता है। क्या होता है, कॉस्ट एंड प्राइसेस होता है। ठीक है, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है 1965 में हुई थी। कब की गई थी, 1965 में की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि संसद द्वारा जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो संसद द्वारा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2009 में पारित हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति यानी GSDS का गठन जो है कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 1984 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है किस वर्ष शुरू किया गया था, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन और बनता है, तो इसको हम कवर कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि 1973 में जो है किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट बनता है कि भारत में पहली बार जो है बाघ जनगणना कब की गई थी। भारत में पहली बार बाघों की जनगणना जो है 1972 में की गई थी। अगर बात करें सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो विश्व में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या जो है भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ पर पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। एक और क्वेश्चन बनता है कि हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है ये तो 1992 में हुई थी, यानी 1992 में हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी, तो भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 में चली थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम बता देते हैं जो कि यहाँ से इससे रिलेटेड हैं। तो जैसे भारत की प्रथम रेलगाड़ी जो है कब चली थी, तो यह 16 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल 1853 को जो है मुंबई से थाड़े के बीच जो है 34 किलोमीटर की दूरी पर यह चली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि सबसे पहले रेल इंजन का जो है निर्माण जो है किसने किया था, तो रेल इंजन का निर्माण जो है जेम्स स्टीफेंस ने किया था। किसने किया था, स्टीफेंस ने किया था। अगर बात करें भाप इंजन की, अगर भाप इंजन का पूछ लेता तो जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था, जेम्स वाट ने। अब बात करते हैं यहाँ पर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो है रेलवे नेटवर्क में विश्व का कौन सा स्थान, तो भारत का रेलवे नेटवर्क के हिसाब से जो है यह चौथा स्थान है। ठीक है, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने कवर किया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है किन शहरों के बीच चलती है, तो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है किन 2 शहरों के बीच चलती है, तो यह चलती है नई दिल्ली से कटरा के बीच। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है किन 2 शहरों के बीच चलती है, तो नई दिल्ली से कटरा के बीच चलती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला
कानून जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 में पारित किया गया था। देखिए, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने के लिए कानून जो है 1856 में लाया गया था। और यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि विधवा पुनर्विवाह नियम जो है किसने लाया था? तो यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लाया था। किसने लाया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लाया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत देश का दक्षिणतम बिंदु जो है आपका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सुशील कुमार ने किस खेल के लिए जो है ओलंपिक पदक जीता था? तो सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुश्ती के लिए। यानी सुशील कुमार का संबंध किससे है? कुश्ती से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, आज इसका नेक्स्ट पार्ट था, यानी पार्ट नंबर 2 था। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।